मेरा नाम रिंकी है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मेरे जीवन में एक घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि हर लड़की अपनी शादी से खुश होती है। मेरे लिए शादी की खुशी बहुत बड़ी थी। मेरी शादी का दिन नजदीक आ रहा था। हर कोई मेरी शादी की खरीदारी कर रहा था। परिवार में सभी लोग मेरी शादी को लेकर बहुत खुश थे और जमकर तैयारी कर रहे थे। सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहूंगी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैंने सोचा कि ससुराल में खुश रहना और कुछ समय बाहर बिताना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पति ने मुझे शादी की पहली रात ही घर से बाहर निकाल दिया और मुझे तलाक दे दिया। मेरी सारी खुशियां टूट गईं। हमारे घर में मेरे पापा के दोस्त का बेटा प्रशांत रहता था। प्रशांत दिखने में बहुत स्मार्ट था। मैं उसे हमेशा एक भाई की तरह देखता था। भले ही वह मेरा भाई नहीं था, लेकिन वह मुझसे या किसी और से ज्यादा बात नहीं करता था। घर में सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और केवल अपने काम पर ध्यान देते थे, क्योंकि वह बहुत मेहनती था और मेरे परिवार का आदर करता था, बड़ों का आदर करता था और लड़कियों से नीचे बात करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ लोग अंदर से जैसे दिखते हैं, मैं अंदर से वैसा नहीं दिखता। प्रशांत पीली रात में मेरी इज्जत तार तार कर दी थी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने मुझे कमजोर किया तो उसने सिगरेट से मेरी कमर पर कुछ लिख दिया। मुझसे देखा नहीं गया, लेकिन जब शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे दिखाया और अपने प्यार का इजहार किया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर उसने मेरी कमर पर वो शब्द देखे और उसका सिर घूम गया और वो रोने लगी। शादी के एक दिन पहले तक घर में बहुत हंगामा हो रहा था क्योंकि मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरे पापा ने मेरी शादी अपनी पसंद से तय कर दी और वो लड़का वह मेरे पिता का पसंदीदा था। सभी ने सोचा था कि मैं उसके घर में बहुत खुश रहूंगा और वह मेरे लिए एकदम सही है। मैं भी अपनी शादी से खुश था। घर की सभी औरतें बाजार में खरीदारी करने जाती थीं। पापा और जीजाजी काम पर थे। मेरी बड़ी बहन कुछ समय के लिए हमारे घर रहने आई थी। क्योंकि उसके छोटे बच्चे थे इसलिए वह बाजार में काम नहीं कर सकती थी। मैं उसके बच्चों को अपने पास रखता था और माँ भाभी, वह अपनी बहन के साथ बाजार जाती थी और मैं घर का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद रखता था, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय घर पर अकेली रहती थी। कभी कभी प्रशांत घर पर ही रुक जाते थे। वे पूरे दिन बाहर जाते थे और खरीदारी करते थे और शाम को वापस आते थे। मैं उनके लिए खाना बनाती थी और बहन के बच्चों की देखभाल भी करती थी। मैं घर का काम करते करते बहुत थक जाती थी, तो माँ ने मेरी मदद के लिए एक नौकर रख लिया। वह मेरे साथ घर का कुछ काम करती थी और शाम को अपने घर चली जाती थी और बाकी काम मैं संभालता था, क्योंकि उसके भी बच्चे थे और उसे अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाना होता था। नहीं तो मैं उसे पैसे दे देता, इससे उसकी भी मदद हो जाती। शाम के 5 बजे थे। काम करने वाला अपने घर चला गया था। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं रसोई में चाय बना रही थी। आज प्रशांत ऑफिस से जल्दी आ गया। वह भी रसोई में आ गया और मुझसे चाय बनाने के लिए कहा। मैंने उसके लिए 1 कप चाय बनाई। वह मेरी उम्र का था, इसलिए मैंने उसे उसके नाम से बुलाया। प्रशांत चाय मांगने के बाद रसोई से वापस नहीं आया, बल्कि रसोई में खड़ा होकर मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मैं समझ नहीं सका। आज उसने मुझे सिर से पांव तक देखा, जो मेरे लिए अजीब था। मैंने जल्दी से अपनी नज़र ठीक की और उसे वहां से हटने के लिए कहा। जैसे ही वह अपने कमरे में जाएगी, मैं वहां चाय ले लूंगा। वह अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आज नहीं मुझे पता है कि प्रशांत को क्या हुआ था। चाय बनाने के बाद मैं चाय प्रशांत के कमरे में ले गई।
वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और ऊपर कुछ भी नहीं पहने हुए, केवल जीन्स पहने हुए थी। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और मुझे उसकी नज़र से डर लगने लगा, जो मुझे अजीब लग रहा था। कुछ दिनों से मैंने देखा कि प्रशांत की हालत अजीब हो गई थी। वह चुप रहता था और पता नहीं कहाँ खोया रहता था। घर पर कभी कभी पापा से बात करता था, अब आने के बाद वह हमसे बात भी नहीं करता। ऑफिस से वह अपने कमरे में जाता है और खाना खाने का समय होने पर खाता है, या कभी कभी हमें उसे खाने के लिए बार बार अपने कमरे से बुलाना पड़ता है। हम समझ नहीं पाते कि उसकी ऐसी हालत क्यों है। माँ काफी समय से उसके व्यवहार को नोटिस कर रही थी और अब पिताजी से कह रही थी कि पता नहीं प्रशांत को क्या हो गया है, वह बिल्कुल बदल गया है। उसकी उपस्थिति घर पर भी महसूस नहीं होती है और आजकल वह हमारे साथ नहीं बैठता है और पहले की तरह बात नहीं करती, मुस्कुराती नहीं। माता पिता को इस तरह चिंतित देखकर मैं उन्हें आश्वस्त करती थी कि वह हमेशा से ऐसा ही था, और यह एक तरह से सच भी था। इससे पहले कि प्रशांत मुझसे कुछ कहता, मैं दरवाजे पर शोर सुनकर उसके कमरे से बाहर निकल गई। आज माँ, भाभी और बहन सभी बाजार से जल्दी आ गईं। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे, हमारे घर आओ, इसलिए हम जल्दी चले गए और वे जल्दी घर आ गए ताकि हम शादी के बारे में बात कर सकें। मैं कुछ देर उनके साथ बैठी और अपने कमरे में आ गई और फिर मैं प्रशांत के व्यवहार के बारे में सोच रही थी। उसका व्यवहार मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी और अब मेरी शादी का दिन भी नजदीक आ रहा था। धीरे धीरे यह 1 महीना बीत गया और आखिरकार मेरा पीला दिन आ ही गया। आज मैं अपने घर में थी और अच्छे से तैयार हो रही थी और आने वाले दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाले थे। मैं अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। मैं शादी के लिए बहुत उत्साहित थी। मुझे अपने घर की बहुत याद आएगी, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के घर में जो समय बिताया वह बहुत अच्छा था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी, मुझे कभी आंसू बहाने नहीं दिए। अब मैं ये घर छोड़ रहा था, फिर भी मैं इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था और साथ ही ये भी सोच रहा था कि जाने के बाद क्या होगा, ससुराल में वहाँ का माहौल कैसा होगा। शादी से पहले सब अच्छे होते हैं और शादी के बाद असली चेहरा सामने आता है। मेरा होने वाला पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, इस बारे में सोचते हुए मेरी माँ ने कहा कि वे जल्द ही हल्दी समारोह के लिए आ रहे हैं, हमें तैयार होकर जाना चाहिए। क्योंकि ये हल्दी समारोह था, मुझे और मेरे होने वाले पति दोनों को पीलिया हो गया था। मुझे आज सुबह से बुखार हो रहा था और मेरा शरीर ठीक था नहीं। वह सर्दी के दिन थे और बहुत अधिक पानी से हाथ धोने के कारण मुझे सर्दी लग गई, इसलिए मुझे बुखार हो गया। हम सभी एक साथ हॉल में गए जहां मुझे और मेरे होने वाले पति अनुराग को पीला रंग दिया गया। सभी बहुत खुश थे और हमने साथ में कई तस्वीरें भी ली। मेरे होने वाले पति का नाम अनुराग था। अनुराग बहुत सुंदर और पढ़ा लिखा लड़का था। अनुराग मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे देखकर खुशी भी हुई और शर्म भी आई, क्योंकि आज मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। मैं बहुत खुश था, लेकिन अचानक मुझे बहुत तेज सिरदर्द हुआ और मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा था। सभी मेहमान हॉल में मौजूद थे। हमने हॉल बुक कर लिया क्योंकि हमारे ज्यादातर मेहमान दूसरे देशों से आए थे। शहर और हमारा घर छोटा था, इसलिए सभी मेहमान हमारे घर नहीं आ पाते थे। जब माँ ने मेरे शरीर की जांच की तो मैंने कहा कि मुझे तेज बुखार है। माँ ने मुझे प्रशांत के साथ घर भेज दिया ताकि मैं आराम कर सकूं। माँ ने कहा कि तुम घर जाओ और आराम से सो जाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी है और इस खास पल में तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है। माँ प्रशांत ने कहा कि तुम रिंकी को छोड़ दो और वापस आ जाओ। प्रशांत ने मुझे कार में बिठाया और घर छोड़ने आया। मैंने देखा कि उसकी नज़र बार बार मुझ पर थी। थोड़ी देर बाद वह घर आया। प्रशांत मेरे साथ घर के अंदर आया। मुझे लगा कि उसने कुछ गिरा दिया होगा, लेकिन उसने घर में आते ही दरवाजा बंद कर लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधे अपने कमरे में चला गया,
क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं बुखार से तप रहा था। मुझे अब दवा भी लेनी थी। प्रशांत और मैं घर में अकेले थे, हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में खड़ा होकर दवा ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिली, तो मुझे दवा मिल गई और दवा लेने के बाद मैं अपने कपड़े बदलने के बारे में सोच रहा था। लड़कियों की बाकी जिंदगी वह घर है जहां मैं खेल खेल में बड़ी हुई हूं और अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। मुझे दुख हुआ जब अचानक मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां प्रशांत था, लेकिन आज वह प्रशांत था नहीं। मुझे पता था कि उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह चला गया और मुझे बंदी बना लिया और फिर मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। मैं उससे कहती रही कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने माता पिता से शिकायत करती हूँ, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, जैसे कि वह मेरी बातें नहीं सुन रहा है। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा शरीर ठीक नहीं है और वह एक आदमी है। मैं चिल्ला रहा था लेकिन मेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। कौन मेरी मदद कर सकता है? आखिरकार मैंने गाना खो दिया। जब मैं गाना वापस आया तो प्रशांत जलती हुई सिगरेट से मेरी कमर पर कुछ लिख रहा था। वह मेरी कमर पर कुछ लिख रहा था। मेरी कमर दर्द से ऐंठ रही थी क्योंकि जलती हुई सिगरेट मेरे शरीर और मेरी कमर की त्वचा पर महसूस हो रही थी, जलन हो रही थी, शायद खून निकल रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि मेरा शरीर अब हरकत करने में असमर्थ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली और अपने आप पर काबू पा लिया ताकि किसी को इस बारे में पता न चले और मुझे पता न चले। ऐसा होगा और मेरी बदनामी होगी। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं बचा था और मेरे माता पिता चिंतित होंगे, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बिस्तर पर लेट गई। मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही थी। उस समय तक सभी लोग बाहर बातें कर रहे थे। प्रशांत मेरे कमरे से चला गया। शायद सभी लोग घर वापस आ गए। मैंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और खुद को सामान्य किया। थोड़ी देर बाद माँ और बहन मेरे कमरे में आईं। जब माँ ने मेरा चेहरा देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बिना कहे ही पता चल गया कि मुझे कोई समस्या है, कि मेरा शरीर खराब है, मेरा शरीर खराब है। तो माँ ने मेरा चेहरा अपने हाथ में पकड़ लिया और बोली कि क्या हुआ, तुम्हारा शरीर खराब होता जा रहा है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? अगर ऐसा है तो कल हम तुम्हें किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे ताकि तुम्हारा शरीर तेजी से ठीक हो जाए। मैं किसी भी तरह से अपनी आंखें पोंछकर माँ से बोली कि कुछ भी गलत नहीं है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दवा ली है, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, अगर तुम आने वाले पीरियड के बारे में चिंतित हो तो चिंता मत करो, हर लड़की के लिए ये समय आता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे कई अन्य तरीकों से आश्वस्त किया, लेकिन मेरे मन अलग है। शादी की खुशी और उत्साह जो कहीं अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा था जिसे मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था। अगर माँ को मेरे दर्द के बारे में पता होता तो उनका दिल टूट जाता। माँ ने मुझे सोने के लिए कहा और कमरे से बाहर चली गई और बहन भी उसके साथ चली गई। मुझे पता था कि माँ बहुत चिंतित और अकेली होगी, रोएगा, क्योंकि वह कभी किसी के सामने नहीं रोया और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। अगले दिन मुझे अपने ससुराल वालों को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। शादी का दिन आ गया और हर कोई बहुत खुश था। सबके प्रसन्न चेहरे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मेरे परिवार ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो उन्हें लगा कि यह घर छोड़ने के कारण है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेरा विवाह समारोह संपन्न हो गया था। लेकिन मुझे किसी भी अनुष्ठान के बारे में पता नहीं था,
यह ऐसा था जैसे मैं एक मशीन थी और सभी ने मेरे साथ व्यवहार किया। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मैंने कई बार अपनी आंखें पोंछी और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और छोटी मोटी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। बस मेरे दिमाग में डर बैठ गया। फिर उसने मेरी कमर से कपड़ा हटाया तो उसे वो निशान दिखे जो प्रशांत ने सिगरेट से मेरी कमर पर लिखे थे। प्रशांत मेरे पिता के दोस्त का बेटा था और हमारे घर में एक परिवार के सदस्य की तरह रहता था। पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके दादा भी बूढ़े और बीमार थे जब उनके दादा की भी मृत्यु हो गई। फिर मेरे पिता उसे हमारे घर ले आए। प्रशांत हमारे घर का हिस्सा बन गया और मेरे माता पिता उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। शुरुआत में प्रशांत उदास और खोया हुआ था, लेकिन समय के साथ उसका व्यक्तित्व बदल गया। हमारे घर में कोई परेशानी नहीं थी। पिताजी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। प्रशांत पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अब उसे नौकरी मिल गई, लेकिन इतनी सफलता के बाद भी वह खुश नहीं था। जब वह अपनी मासिक तनख्वाह अपनी मां को देता था तो वह उसे लेने से मना कर देती थी। मां कहती थी कि तुम ये पैसे अपने ऊपर खर्च करो, ये तुम्हारी मुश्किल है। पैसा कमाया। उस दिन पहली बार मैंने प्रशांत को भावुक होते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ। उसने मां को गले लगा लिया और बोली कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आपने मुझे हमेशा एक पिता और मां की तरह प्यार किया है। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। मां भावुक हो गई और उसे गले लगा लिया। तब प्रशांत अपनी सैलरी मां को देता था और हर महीने पैसे बचाता था प्रशांत की शादी के लिए, क्योंकि प्रशांत ज्यादा खुश रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जिसे देखकर मुझे आश्चर्य होता था। लेकिन कुछ समय बाद उसका व्यवहार फिर से बदल गया। वह बहुत गंभीर हो गया और अकेले रहने लगा और पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। इस बार मेरी शादी भी तय हो गई। जब प्रशांत ने मुझे बताया कि मेरी शादी अनुराग से हो गई है तो वह खुश नहीं था। उसने माता पिता से कहा कि रिंकी नहीं मिलती यहाँ शादी हुई। माता पिता आश्चर्यचकित हुए और पूछा क्यों? उसने कहा कि मैंने सुना है कि लड़का बहुत कम पैसे कमाता है। पिता ने गंभीरता से कहा, पिता मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके पास अच्छी नौकरी है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है। रिंकी वहाँ खुश रहेगी। जब मैंने अपने होने वाले पति की तस्वीर देखी तो मुझे वह बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्रशांत को इस रिश्ते पर आपत्ति क्यों थी। माता पिता ने अनुराग के बारे में अधिक जानकारी जुटाई और सभी ने कहा कि वह बहुत अच्छा लड़का है। उस दिन के बाद इस रिश्ते ने कुछ नहीं कहा और गायब हो गया। शादी की पूर्व संध्या पर उसने मेरे साथ जो किया उसे सहना मेरे लिए मुश्किल था। शादी की रात मेरे पति ने मेरी कमर दिखाई और रोने लगे। अगले दिन जब मेरी सास ने मुझे मेरे पिता के घर भेजा तो मैं सीधे अपने माता पिता के घर चली गई। मैं प्रशांत का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उससे बहुत नफरत करती थी। कुछ देर बाद मैं आ गई। मैं अपने ससुर के घर वापस आ गई, लेकिन यह सुनने के बाद मेरा जीवन बदल गया कि मेरे पति बहुत आधुनिक हैं, लेकिन वह बहुत धार्मिक भी हैं। वह हर दिन मंदिर में पूजा करते थे और उपवास रखते थे और वह रात को उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोता और प्रार्थना करता था। मैं इस बात से हैरान और चिंतित रहता था। एक रात मैं उसके रोने की आवाज सुनकर उठा। वह भगवान से अपनी गलती के लिए माफी मांग रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वह हैरान हो गई और मेरे पास बैठ गई। क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? मैंने उसे रोते हुए देखा। मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताते? असल में तुम्हें क्या समस्या है? उसके चेहरे का रंग अजीब हो गया और उसने कहा कि एक बात है जो तुम कर सकते हो, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब मैंने इस मामले को जानना चाहा तो उसने जो कहानी बताई उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। इतने दिनों तक मैं ये गलत सोचती रही कि प्रशांत ने मेरी इज्जत खराब कर दी है,
वैसे तो मैं पवित्र थी, लेकिन मुझे अपने पति से एक बड़ी शिकायत थी। वह एक लड़की के साथ क्यों था। जब मैंने अपनी शिकायत बताई तो वह फिर रोने लगी और बोली, मैं रोती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गलती बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पछतावा मुझे जीवन भर रहेगा और मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दें। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसकी बातें सुनकर मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि जो होना था वो हो गया और अब करने को कुछ नहीं था। मेरी गलतफहमी दूर हो गई थी। प्रशांत ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि वह मुझे अपनी बहन मानता था। मौका मिलने के बावजूद उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया और यह उसकी बड़ी दयालुता थी कि उसने मेरे पति से बदला लिया। मैं अपने पिता के घर गई और प्रशांत से माफ़ी मांगी अपने पति की ओर से और उन्हें बताया कि मेरे पति प्रशांत बहुत शर्मीले हैं। अब वह दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं और वहीं रहकर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। वह दूसरे शहर चली गई क्योंकि वह जानती थी कि जब मैं अपने पिता के घर जाऊंगी तो मेरे पति भी वहां जाएंगे और उन्हें देखकर प्रशांत के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा, जो उनके लिए बहुत दर्दनाक है। मेरी जिंदगी अब मेरे पति के साथ अच्छे से रही है, लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ जो भी किया, प्रशांत और वह लड़की, मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि प्रशांत के साथ जो हुआ वह वाकई दुखद है। उस लड़की की आत्महत्या के बाद प्रशांत का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके मन से सारी खुशियां गायब हो गईं। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे प्रति इतना दयालु था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देता है और उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। शायद मेरे पति अनुराग सचमुच अपनी पिछली गलतियों से नाराज थे। वह लगभग हर दिन भगवान से माफ़ी मांगता था। मुझे एहसास हुआ कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ। उसके अंदर यह बदलाव देखकर मुझे थोड़ा आराम मिला। भले ही मुझे अंदर ही अंदर अपने परिवार के प्रति प्यार और सम्मान का एहसास हुआ, वह वास्तव में हमारे परिवार की सदस्य बन गई और मेरे मन में उसके बारे में जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई। हम सभी उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अनुराग और मैंने अपने ससुराल में धीरे धीरे सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया था, नया जीवन, और हमने इसे कहा। मैं एक दूसरे को नए सिरे से जानने और समझने की कोशिश कर रहा था। हमारे रिश्ते में एक नया बंधन बन रहा था। अपने परिवार और स्नेह के समर्थन से मैं अपने अतीत के उस दुखद अध्याय से आगे बढ़ रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जीवन के हर पल को प्यार करना चाहिए और प्रियजनों के साथ बिताना चाहिए। ये एक नई शुरुआत थी और मुझे उम्मीद थी कि आने वाले दिन हमारे लिए खुशियों और शांति से भरे होंगे। मेरे नए जीवन में कई बदलाव आ रहे थे और रिश्ता जोश के साथ गहरा हो रहा था और हम हर पल एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझना सीख रहे थे। उसके साथ मेरे जीवन में एक नया आगमन और खुशी आ रही थी। पहले मैंने सोचा था कि पुराना स्नेह हमारे रिश्ते में कभी नहीं आएगा, लेकिन जब हमने खुलकर बात करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि एक दूसरे पर हमारा भरोसा बढ़ा। हमने अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करना शुरू कर दिया, जिससे हम करीब आ गए। प्रशांत के साथ रिश्ता आसान नहीं था। कभी कभी मैं उससे मिलने और हर चीज़ के बारे में खुलकर बात करने के बारे में सोचती थी, लेकिन यह महसूस होता था कि ये यादें उसके लिए बहुत दर्दनाक हो सकती हैं। वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था और मैं उसकी उपस्थिति नहीं चाहती थी। उसे अपने अतीत की दुखद यादें फिर से ताज़ा करने दें। मेरे माता पिता के साथ मेरा रिश्ता पहले से अधिक गहरा हो गया। उनसे बात करके मुझे हमेशा शांति मिलती थी और उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया। वे समझते थे कि मैं एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था और वे मेरे नए जीवन में हमेशा मेरे साथ थे। मुझे एहसास हुआ कि गलतियों से सीखना, अतीत को याद करना और आगे बढ़ना जीवन में हर पल को संजोना और प्रियजनों के साथ खूबसूरत यादें बनाना सबसे महत्वपूर्ण बात है।
मैं अपने जीवन के इस नए अध्याय में नई आशा और खुशी के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रिय दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। यदि आपको कहानी पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन घंटी को दबाना न भूलें ताकि अगला अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा।